Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the Harappan civilization. But in this video we are going to discuss about one of the ancient civilization, that is Harappan civilization or commonly known as Indus Valley civilization. बेटा हरप्पन civilization को ही हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस को। तो बेटा आप सबको पता है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो अर्ली मैन थे वो स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, मतलब टूल्स बनाने के लिए स्टोन का यूज़ करते थे, है ना। और फिर स्टोन का टूल्स करके वो बहुत सारे काम कर लेते थे, है ना। हंटिंग भी कर लेते थे, कटिंग भी कर लेते थे, चॉपिंग वाला काम है वो सब वो स्टोन टूल से करते थे। फिर आदमी ने धीरे धीरे मेटल्स का यूज़ करना सीखा। क्या बनाने के लिए? टूल्स बनाने के लिए। मेटल्स ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं कि भाई मेटल डक्टाइल होता है, मेटल मेलेबल होता है, तो क्योंकि वो मेलेबल है, डक्टाइल है, इसीलिए उसका यूज़ अलग अलग तरीके के टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, वेपन्स बनाने के लिए किया जा सकता है। और मेटल्स ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, तो मेटल्स ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और उनसे हम वैरायटी के टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स बना सकते हैं। पहला मेटल जो डिस्कवर हुआ वो था कॉपर, मतलब पहले मेटल को जो हमने यूज़ करना स्टार्ट किया वो था कॉपर। सबसे पहला मेटल जो डिस्कवर हुआ वो था कॉपर। बहुत लंबे टाइम तक स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ चलता रहा अलोंग विथ कॉपर। कॉपर टूल्स भी बनने लग गए, पर ऐसा नहीं था कि एकदम से स्टोन टूल्स ख़त्म ही हो गए थे। स्टोन टूल्स, स्टोन इम्प्लीमेंट्स भी चल रहे थे और कॉपर का यूज़ भी हो रहा था, ठीक है। और इस पीरियड को बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पीरियड जब मैन स्टोन और कॉपर दोनों का यूज़ कर रहा था, उस एज को हम बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड। सो व्हाट डू मीन बाय चालकोलिथिक पीरियड? अ पीरियड वेयर men were using stone and copper both. ओके, जब वहाँ पर जो आदमी रहते थे वो कॉपर का यूज़ भी करते थे और स्टोन का यूज़ भी करते थे, और उसी पीरियड को हम क्या कहते हैं बेटा? चालकोलिथिक पीरियड। ठीक, कोई बात? चलो, लेटर ऑन बाद में आदमी और समझदार होता गया, उसने कॉपर को मिक्स करना सीख लिया। किसके साथ? टिन के साथ और जिंक के साथ। और फिर एक ऐसे एलॉय को प्रोड्यूस किया जिसका नाम था ब्रोंज। देखो, हम आज की बात करें तब भी हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, उस टाइम की बात करें तो तब भी आदमी कुछ ना कुछ नया सीख रहा था। तो अब उसने सीखा कि हम कॉपर के साथ टिन या जिंक को मिला सकते हैं, और टिन जिंक को कॉपर के साथ मिलाकर जो एक नया एलॉय मिला, या तो टिन मिलता था या जिंक मिलता था। कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक, उसने एक एलॉय बनाना सीखा जिस एलॉय का नाम था ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज हार्डर भी था, ज़्यादा डक्टाइल भी था। किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। अगर ब्रोंज की बात की जाए कि भाई ये कॉपर से कैसे ज़्यादा अच्छा है, तो आप बताना कि भाई ब्रोंज हार्डर भी है और ज़्यादा डक्टाइल भी है। किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। तो भाई इससे टूल्स और वेपन्स और ज़्यादा अच्छे बनाए जाने लगे। पहले हमने देखा स्टोन टूल्स का यूज़ होता था, जहाँ डक्टाइल वो था ही नहीं, मेलेबिलिटी थी ही नहीं। फिर बाद में कॉपर का यूज़ किया तो कॉपर डक्टाइल था, मेलेबल था। फिर कॉपर में हमने मिक्स किया या तो टीन या जिंक, फिर हमने बना दिया ब्रोंज। तो ब्रोंज ज़्यादा हार्डर था, ज़्यादा डक्टाइल था, तो इससे और वैरायटी के टूल्स और वेपन्स बनने लग गए। क्योंकि इस टाइम में ब्रोंज की इम्पॉर्टेंस बहुत थी सिविलाइजेशन की ग्रोथ में, सिविलाइजेशन के फ्लरिश होने में ब्रोंज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसीलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस कहा गया। ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस का नाम ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर ब्रोंज बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रोंज बनाने के लिए आपको कॉपर के साथ या तो टिन या जिंक को मिक्स करना पड़ता था। ब्रोंज ज़्यादा हार्डर था, ज़्यादा डक्टाइल था एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो इसका यूज़ ज़्यादा होने लगा। सिविलाइजेशन ब्रोंज की हेल्प से ज़्यादा फ्लरिश करने लगी, इसीलिए उस पूरी सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस। चलो बेटा, 2500 BCE तक, बिफोर कॉमन एरा, 2500 मतलब आज हम कहाँ पर हैं? 2025 में हैं। इससे पीछे जाएंगे 1 तक और फिर 1 से पीछे जाना है आपको 2500 तक।
मतलब 2500 ये हो गए और 2000 साल ये हो गए, मतलब हम लगभग 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं। बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा बेटा यहाँ से चालू होती है 1 से, है ना। तो बिफोर कॉमन एरा 2500 साल पहले आपको जाना है, और आज से अगर हम मिला लें तो पूरे 4500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो 2500 BCE में 4 ब्रोंज एज एमर्ज होती हैं, और ये चारों की चारों ब्रोंज एज एमर्ज होती हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो जो पहली है उसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कहाँ पर है? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है और पाकिस्तान में है। कौन सी सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेकेंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये कहाँ पर है? यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बैंक्स पर, जिसको आज आप बोल सकते हो मॉडर्न डे इराक, इराक में है, ठीक है। कौन सी 2 रिवर के बैंक्स पर है? यूफ्रेटिस और टिग्रिस। सिविलाइजेशन का नाम क्या है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तीसरी है चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ये हुआंग हो और यंग्स रिवर के बैंक वैली में है। हुआंग हो रिवर, यंग्स रिवर की वैली में जो सिविलाइजेशन है वो है चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन। लास्ट वन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो है ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर इन इजिप्ट। इजिप्ट में नाइल रिवर के बैंक पर है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। हुआंग हो यंग्स रिवर की वैली में है चाइनीज सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ऑन द बैंक ऑफ यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया के नदर्न वेस्टर्न पार्ट में और पाकिस्तान में। नाउ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ऐसा माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि ये पहली सिविलाइजेशन है जिसकी ग्रोथ हुई कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन में ग्रो करने वाली पहली सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऐसा माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने ऐसा नाम क्यों दिया? हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? इट इज़ सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट मेजर साइट थी इस सिविलाइजेशन की वो हड़प्पा ही थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को क्या कहा गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया बेटा? तो 1921 में। कहाँ पर? वेस्ट पंजाब में, जो आज कहाँ का पार्ट है बेटा? पाकिस्तान का है। हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उसके पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री हुआ करता था। तो 1921 में हमें हड़प्पा मिलती है। कहाँ पर मिलती है? वेस्ट पंजाब में, जो आज किसका पार्ट है? पाकिस्तान का पार्ट है। इसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं किसकी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ने एक्सकवेट किया गया शुरुआत में, वो लोकेटेड थी कहाँ पर? इंडस रिवर की वैली पे। इंडस रिवर की वैली पे बहुत सारी साइट्स मिली हमें शुरुआती दौर में, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बार इसको और रीड कर लो, देखो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स विच वर एक्सकवेटेड फर्स्ट। शुरुआत में जो इम्पॉर्टेंट साइट्स डिस्कवर की गई, एक्सकवेट की गई, वो लोकेटेड थी कहाँ पर? इंडस रिवर की वैली में, इसीलिए इसे क्या भी कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेटा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसी को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। अब यहाँ पे कल्चर से क्या मतलब है बेटा? ये जो हड़प्पन कल्चर है, यहाँ पर कल्चर का मतलब क्या बताया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, या कल्चर को किस तरीके से यूज़ किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये थोड़ा समझना। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे कहा है कि भाई बहुत सारे डिस्टिंक्टिव स्टाइल के ऑब्जेक्ट्स थे, इनका एक पूरा ग्रुप था, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, स्टाइल में जो अलग ऑब्जेक्ट्स था इनका ग्रुप था, जो यूजुअली हमें मिला विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का एक अलग तरीके के स्टाइल के ऑब्जेक्ट्स का मिलना, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलना, इसी को इन्होंने क्या कहा? कल्चर। अगर हम बात करें हड़प्पन कल्चर की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स मिले, जैसे कि सील्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। अब
हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कल्चर से मतलब क्या है? तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि भाई हम कल्चर किस तरीके से यूज़ करें कि भाई ये एक ग्रुप है किसका, ऑब्जेक्ट्स का, जो स्टाइल में बिल्कुल अलग है, जो हमें एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिले हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल के मिले हुए ऑब्जेक्ट्स को, उनकी ग्रुप को हमने क्या कहा है? कल्चर। हड़प्पन कल्चर की बात करें, है ना, हड़प्पन कल्चर के केस की बात करें तो यहाँ पर ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं सील्स, वेट्स, स्टोन प्लेट्स और बेक्ड ब्रिक्स। क्या क्या हैं? सील्स, वेट्स, स्टोन प्लेट्स और बेक्ड ब्रिक्स। और बेटा जैसे ही डिस्कवरी होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कब? 20th सेंचुरी में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट बन जाता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री के लिए। जब 20th सेंचुरी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस स्टार्ट होते हैं, डिस्कवरी होती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट बन जाता है इंडिया की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस टाइम तक हम बिलीव करते थे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है वैदिक एज से। पर जैसे ही डिस्कवरी होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हमारा इतिहास लगभग 1000 साल पीछे चला जाता है। यूजुअली जो हिस्टोरियंस थे वो मानते थे कि इंडिया में हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है? वैदिक एज से शुरू हुई है ना। पर जैसे ही डिस्कवरी होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये बात हमें पता चलती है कि भाई हम इतने नहीं, इससे भी ज़्यादा पुराने, लगभग 1000 साल आप ऐड कर लो, वैदिक एज में 1000 साल और ऐड कर लो, इतने पुराने हैं। सो एज टू पुट इट एट पार, इसको ये जो लिखा है ना पूरा, सो एज टू पुट इट एट पार, मतलब समकक्ष ले आया ये हमारे इतिहास को, किसके इतिहास के साथ? दूसरी ओल्ड एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस के साथ जो दुनिया में थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। फिर से ध्यान से सुनो जब डिस्कवरी हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की 20th सेंचुरी में, तो हमारे हिस्टोरियंस को ये पता चला कि भाई हमारा इतिहास सिर्फ वैदिक एज तक ही लिमिटेड नहीं है, उससे भी 1000 साल पुराना है, और लगभग हम अब उतने ही पुराने हो गए हैं जो दुनिया की दूसरी जो ओल्डेस्ट ब्रोंज सिविलाइजेशन है, जैसे इजिप्शियन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, हमारा इतिहास भी उतना ही पुराना है या उससे भी ज़्यादा ही पुराना है। बेटा अब हम सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो आज अगर आपकी बुक में एक ऐसा चैप्टर है जो 4500 ईयर्स पहले की बातें कर रहा है, तो हमें पता कैसे चला इस चैप्टर का जो कंटेंट है, क्या बेस है उसका, क्या आधार है, कहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी कि एक प्रॉपर चैप्टर बना दिया? तो कहीं ना कहीं से तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तभी तो हमने ये चैप्टर लिखा होगा ना, मतलब जिसने भी लिखा होगा। तो अब हम सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारा जो नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्ड्स में, वो पूरी तरह बेस करता है, इंटायरली बेस करता है किस पे? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बोले तो जैसे बिल्डिंग्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स। बिल्डिंग आपको पता ही है, पॉटरी मतलब मटके, बर्तन, मृत भांड बोलते हैं ना, बर्तन है ना, मिट्टी के बर्तन। सिर्फ मटका नहीं आता है इसमें, पूरे बर्तन पहले मिट्टी से बनते थे। स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ, सील्स आपको पता ही है क्या होती हैं। सिमेट्रीज मतलब जहाँ पर लोगों को बरी किया जाता है ना, सिमेट्रीज। तो सिमेट्री को देखकर, बिल्डिंग को देखकर, पोट्री को देखकर, स्कल्पचर्स को देख के, सील्स को देख कर के ही पूरा के पूरा जो नॉलेज है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो बिल्डअप हुआ। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, या इतने एडिकेट पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है जिन रिटर्न रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम चैप्टर को बना पाते। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स तो बहुत सारे हमारे पास उस टाइम की पॉटरी हमें मिली हैं, सील्स मिली हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, पर रिटर्न रिकॉर्ड जो मिले हैं उन्हें हम पढ़ भी नहीं पा रहे, और एडिकेट रिटर्न रिकॉर्ड्स भी हमें नहीं मिले। अगर मिल भी जाते तो अभी तक बेटा हम इनकी लैंग्वेज को डेसिफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो लिमिटेड नंबर में आपको, या बोलो तो एडिकेट रिकॉर्ड रिटर्न अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारी सील्स मिली हैं जिन सील्स के ऊपर कुछ लेटर्स एनग्रेव्ड हैं।
सील्स के ऊपर लेटर्स एनग्रेव्ड हैं, पर जो स्क्रिप्ट है उससे आज तक हम डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर मतलब हम उसको समझ नहीं पाए, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे बेटा सिंचान स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए आते हैं ना आपको, क्या आप उनको पढ़ पाते हो? नहीं पढ़ पाते हो ना। क्यों नहीं पढ़ पाते हो? क्योंकि हमें ये लैंग्वेज आती ही नहीं है ना। जब सीखेंगे तो आएगी। तो ऐसे ही इंडस वैली की सील्स पर जो लिखे हुए वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें वो लैंग्वेज आ ही नहीं रही है। लोग तो आज चाइनीज़ जापानीज़ सीख पा रहे हैं, फ्रेंच सीख पा रहे हैं, उसको लिख पा रहे हैं, है ना। पर इंडस वैली का केस बिल्कुल अलग है। इसकी भाषा कोई ना तो समझ पा रहा है और ना कोई सीख पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग लगे नहीं हैं, दुनिया लगी पड़ी है इसको सीखने के लिए, पर वो बेचारी सीख ही नहीं पा रही है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड के सोच रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड करें, पर बेचारे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बेटा जो मेजर सोर्सेज हैं हमारी इंफॉर्मेशन के अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन वो फॉलोइंग है, मतलब वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, आपने पूल बना लिया, उसको वाटर टाइट भी कर लिया, भाई बॉन्ड ब्रिक्स का यूज़ किया, जिप्सम बिटुमेन का यूज़ किया, उसको वाटर टाइट बना लिया। पर अब सबसे बड़ी ज़रूरत आती है, भाई पानी कहाँ से लाओगे स्विमिंग पूल में, मतलब उस बाथ में, ग्रेट बाथ में। तो पानी आता था वेल से। ये वेल जो एडजेसेंट रूम्स थे, मतलब जो हमने देखा ना कॉरिडोर, और कॉरिडोर के पास में जो रूम है एडजेसेंट रूम्स हैं, उन रूम में वेल हैं, कुएँ हैं, उस कुएँ से पानी आता था। सराउंडिंग द बाथ वर पोर्टिकोस, और बेटा जो बाथ था, ग्रेट बाथ था, उसके आसपास पोर्टिकोस थे, एंड सेट्स ऑफ रूम्स। तो सेट्स ऑफ रूम्स तो आप समझ गए होंगे, है ना। रूम भी थे वहाँ पर। पोर्टिकोस का मतलब होता है बरामदा। तो बाथ के आसपास बरामदा भी है ना, रूम भी हैं, स्टेयर वे हैं जिससे आप अपर स्टोरी पे भी जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास, ग्रेट बाथ, चारों तरफ कॉरिडोर, बरामदे हैं, रूम्स हैं, अपर स्टोरी पे जाने के लिए स्टेयरवेज भी हैं। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा बिलीव है कि बेटा ये जो रूम्स हैं, ये जो प्रीस्टहुड क्लास होती होगी, संत साधु महात्मा, उनके लिए होंगे। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं ना जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, उनके ठहरने के लिए कहीं कहीं रूम बनाए जाते हैं, हो सकता है वैसा कुछ हो। तो कुछ स्कॉलर्स का बिलीव था कि ये जो रूम्स हैं ये मेंबर्स के लिए होते होंगे, प्रीस्टहुड के लिए होते होंगे, जो पंडित साधु संत होते हैं उनके लिए होते होंगे। वेयर इज अदर थिंग दैट, जबकि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये क्लोथ्स को चेंज करने के लिए बनाए गए होंगे, कि भाई ये ग्रेट बात है तो वहाँ पर आपने अगर नहाया है तो आप ड्रेस चेंज भी करोगे, तो क्लोथ्स को चेंज करने के लिए हो सकता है। तो भाई आज हम इतना पीछे जाके 100% क्या सही है वो तो बता नहीं सकते, पर हाँ कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये प्रीस्टहुड के लिए होंगे रूम्स, और कुछ मानते हैं कि क्लोथ्स को चेंज करने के लिए होंगे। बट ये जो स्ट्रक्चर है इसके बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी हैं। दिस स्ट्रक्चर विथ सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैज़ लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मीन फॉर सम काइंड ऑफ रिचुअल बाथ। मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा कि भाई प्रॉपर कॉरिडोर बनाए गए हैं, रूम्स हैं, तो इससे कुछ स्कॉलर्स ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखने के बाद ये मानते हैं कि भाई यहाँ पर रिचुअल बात होते होंगे, मतलब अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, या किसी और दिन, मतलब कोई ना कोई एक ऐसी तिथि, कोई ऐसा कुछ होता होगा रिचुअल जहाँ पर यहाँ पर आकर बात किया जाता होगा, रिचुअल बात के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक कुंड है, उस कुंड में जाके हम लोग नहाते हैं। उस कुंड को पता नहीं क्यों मैं देखती हूँ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब मैं पढ़ती हूँ ग्रेट बाथ को, तो मुझे लगता है दोनों सेम ही होंगे। वहाँ पर भी सेम ही है कि कुंड है, कुंड के चारों तरफ कॉरिडोर है, मतलब बरामदा बना हुआ है ना। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी है। अब बेटा अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कल्चर था, जो लोग थे, उनकी लाइफ पर कुछ ना कुछ हमें बताता है या लाइट थ्रो करता है कि भाई ये लोग ऐसे थे, इनका कल्चर ऐसा था। तो जो ग्रेट बात है इम्पॉर्टेंट सोर्स इन्फॉर्मेशन का, जो
हमें बताता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों का कल्चर कैसा था, वो लोग कैसे थे। तो बेटा आज स्विमिंग पूल जब बनता है तो हमें पता है कि भाई इतना पानी हम कहाँ से लाएंगे, उसको वाटर टाइट कैसे बनाएंगे, जबकि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पर उस टाइम में इसका बनना दिखाता नहीं है कि भाई इन लोगों ने मास्टरी हासिल कर ली थी आर्किटेक्चर में। तो जो कंस्ट्रक्शन है ग्रेट बाथ का, वो इंडिकेट करता है, दिखाता है कि जो बिल्डिंग का आर्ट था वो बहुत हाई डिग्री और परफेक्शन पे पहुंच चुका था उस पर्टिकुलर टाइम में। एट दैट टाइम, उस टाइम में जो आर्ट ऑफ बिल्डिंग था वो हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन तक पहुंच चुका था। आज हमारे और तुम्हारे बस की बात है बना लेना, फिर उसमें इतने पानी को मैनेज करना नहीं है ना। चलो सेकेंड, ये इतना मैसिव स्ट्रक्चर था कि ये बताता है कि यहाँ पर रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करती होगी, जिसने लेबर को मोबिलाइज़ किया होगा, टैक्सेस को कलेक्ट किया होगा और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया होगा पब्लिक के लिए। देखो, किसी रूलिंग क्लास के बिना इतनी बड़ी फंडिंग इकट्ठी करना, इतने लेबर को मोबिलाइज़ करना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। तो ऐसे पता चलता है कि भाई यहाँ पर रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करती होगी, जिसने लेबर को मोबिलाइज़ किया होगा, टैक्सेस को कलेक्ट किया होगा और इतने बड़े स्ट्रक्चर को बना दिया होगा। और बेटा ये जो डिज़ाइन था ना ग्रेट बाथ का, ये बताता है कि कितनी एफिशिएंट प्लानिंग रही होगी, है ना, कि पानी की सप्लाई कहाँ से आएगी, सीवेज डिस्पोजल कहाँ से होगा। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी, जो हमने इंडस वैली में देखी या हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखी। प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी, है ना। जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए उनमें इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया हर चीज़ का कि भाई पानी आएगा कहाँ से, आ गया तो जब आपने 2 4 5 बार उस पानी को यूज़ कर लिया तो अब उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसके भी प्रॉपर वो थे वहाँ पर अरेंजमेंट्स। बहुत सारे स्कॉलर इस बात को एग्री करते हैं कि जो ग्रेट बाथ है उसे रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता होगा। जैसे मैंने बताया, पूर्णिमा, अमावस्या या होली, दिवाली या जो भी कुछ फेस्टिवल उस टाइम में सेलिब्रेट किए जाते होंगे, तो एक पर्टिकुलर 2 4 दिन साल भर के ऐसे होंगे, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम में बात लिया जाता होगा। तो बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को एग्री करते हैं कि ग्रेट बाथ का यूज़ रिलीजियस पर्पसेस के लिए होता है। ये इंडिकेट करता है कि भाई सेरिमोनियल बाथिंग उस टाइम में होती थी, है ना, कहाँ पर, सैक्रेड टैंक्स में, पूल्स में, रिवर्स में। सिंस द टाइम मेमोरियल आज भी हम देखते हैं ना कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बड़े हैं, हमारे वो बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद हमें नहाना चाहिए, सूर्य ग्रहण के बाद नहाना चाहिए, हमें नर्मदा स्नान करना चाहिए, हमें गंगा स्नान करना चाहिए, हमें संगम पे जाना चाहिए, और वो कुंभ मेला वगैरह। मतलब उसकी इम्पोर्टेंस आज से नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत टाइम से है, जिस टाइम से इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। क्योंकि भैया वहाँ पर भी तो सेक्रेट टैंक में, पूल में, रिवर्स में बात करने का जो आज का रिचुअल है वो देखा गया है कि भाई वहाँ के लोग सेरिमोनियल बात लेते थे, किसमें, ग्रेट बाथ में। बेटा इतने बड़े पूल को बनाने के लिए, ग्रेट बाथ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रही होगी, तभी तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया। क्या इंडिकेट करता है कि उस टाइम में ब्रिक्स का यूज़ होता था, भले ही वो ब्रिक्स सन ड्राइड हो या बेक्ड हो। बेक तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी ब्रिक्स को इस तरीके से रख के एक क्लिन में, एक भट्टे में रख कर जलाते हैं, जिससे ये पक जाती हैं। पर इसके अलावा एक और रास्ता है जो है सन ड्राइड ब्रिक्स, कि आपने मिट्टी की ब्रिक्स को बनाकर सूरज की रोशनी में रख दिया टाइम के लिए, और सूरज से मतलब जो हीट और लाइट जो सन दे रहा है उससे ये पक जाएंगी, मतलब थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। और एक और बात कि इनकी जो ब्रिक्स थी वो स्टैंडर्डाइज साइज़ की थी, मतलब ऐसा नहीं था कि एक ब्रिक इतनी बड़ी थी, दूसरी इतनी थी, तीसरी इतनी थी, एक स्टैंडर्ड साइज़ की ब्रिक्स बनती थी। सेकेंड हम पढ़ेंगे सिटाडेल को। तो बेटा जो सिटी का रेज्ड एरिया होता था उसे कहते थे सिटाडेल। सिटाडेल बोले तो रेज्ड एरिया ऑफ ईच सिटी, मतलब हर सिटी में एक ऐसा स्थान होता था जो थोड़ी ऊंचाई पे एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना होता था, उसे बोलते थे सिटाडेल। बेटा अब ये सिटाडेल को इसकी हाइट कहाँ से मिली? जो रेस्ड एरिया था उसको आपने सिटाडेल बोलते हो, सिटाडेल को अपनी हाइट कहाँ से मिली? तो सिटाडेल को हाइट मिलती है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से। पहले
जैसे ये पूरी सिटी है तो यहाँ पर हमने इसको मड ब्रेक प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा रेस कर दिया और फिर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का स्टार्ट किया। फिर सिटाडल का एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी। राजा का महल या राजा का जो रूलिंग क्लास के जो घर थे वो यहीं पर हैं, इंपॉर्टेंट सारी बिल्डिंग्स यहीं पर हैं, ग्रेट पाथ यहीं पर है, ग्रेनरी यहीं पर है, असेंबली हॉल, वर्कशॉप, सब कुछ यहाँ पर ही है। तो 3-4 चीज़ें आपको जो सिटाडल के रिगार्ड्स में याद रखनी। पहला तो ये रेस प्लेटफॉर्म है। ये रेस प्लेटफॉर्म कैसे बना है? मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से। फिर सिटाडल में आपको क्या मिले हैं? तो रूलिंग क्लास के घर मिले, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिली है, लाइक ग्रेनरी। ग्रेनरी किसको कहते हैं? जहाँ पर हम हमारे अनाज का भंडारण करते हैं, ग्रेनरी को स्टोर करते हैं। यहाँ पर ये असेंबली मिली है, असेंबली हॉल मिला है, असेंबली हॉल मिला है। यहीं पर बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स मिली हैं। जो सिटाडल है वो भी हमें यूज़फुल इंसाइट देता है। पहली इंसाइट देता है कि जो सिटाडल है ये बताता है कि टाउन प्लानिंग बहुत एलॉबरेट होती थी। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी किसी ने घर बना लिया, किसी का घर ऊंचा, किसी का नीचा, रोड कहीं से सकड़ी कहीं से चौड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही एलॉबरेट टाउन प्लानिंग होती थी। सिटाडल हमें ये बताता है ना। सिटीज़ को डेवलप करने के पहले बहुत ज़्यादा सोचा समझा जाता था, प्लान किया जाता था, और सिटाडल का होना ये जस्टिफाई करता है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। आज भी हम गांव में देखते हैं ना, किसी का घर किस तरीके से बना, कैसे बना, गलियां हैं, छोटी हैं, कीचड़ मिट्टी सब कुछ दिखता है। यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो जो सिटाडल था वो आपको इस बात की जानकारी देता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी और टाउन प्लानिंग बहुत ही एलॉबरेट तरीके से की जाती थी। स्पेसिफिक बिल्डिंग्स का होना, रूलिंग क्लास के घर का होना इंडिकेट करता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो थी, कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ सोशल क्लासिफिकेशन तो था कि भाई जो रेस्ट प्लेटफॉर्म पे रहेंगे वो लोग कुछ ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब उनका कोई पावरफुल रोल होगा सोसाइटी में। कुछ लोग लोअर एरियाज़ में रहेंगे, मतलब सिटाडल के बाद जो एरिया बचा उसमें। तो स्पेसिफिक बिल्डिंग्स का जो प्रेजेंस है कहाँ पर? सिटाडल एरिया में, जैसे रूलिंग क्लास का घर होना या वहाँ पर ग्रेनरी का होना, वो ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो थी। भले वो मॉनेकी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, ओलिगार्की हो सकती है, कहीं ना कुछ सोशल क्लासिफिकेशन तो था। देयर वर बिल्डिंग्स ऑन सिटाडल प्रोबेबली मीन फॉर पब्लिक पर्पसेस। सिटाडल में जितनी भी बिल्डिंग थी उनका यूज़ पब्लिक पर्पसेस के लिए होता था, जैसे ग्रेनरी हो या ग्रेट बाथ हो। यहाँ पे 1-2 लोग थोड़ी ना आते जाते होंगे, बहुत सारे लोग आते जाते होंगे। तो सिटाडल में जो बिल्डिंग्स थी वो पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। बेटा ये है सिटाडल, दिख रहा है? अब बेटा सील्स से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 2 में।